नमस्कार। आज अपन लोग देखेंगे अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं उसके अभिक्रिया। ठीक है, केमिस्ट्री का पोर्शन है। आज अपन लोग रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं वहां तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में उसके आगे अपन लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार को देखेंगे या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। ठीक है, इधर अपन ने ये पीडीएफ लगा के रखा है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप खटाखट चीजों को क्या कीजिए, समझते हुए चलिए। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में क्या है कि अक्सर हमेशा बदलाव होते रहता है। तो कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो बदलने के बाद अपने गुण को खोते नहीं है। जैसे हम अपना एज हमारा बढ़ते जाता है, लेकिन हम अपने लड़का होने की प्रवृत्ति को खोते नहीं। एज में बदलाव हो रहा है, ये हो गया एक, इसको आप समझ गए। जैसे हो गया लकड़ी, लकड़ी को आप काटिए, कितना भी छोटा छोटा काट दीजिएगा तब भी वो लकड़ी ही रहता है। छोटा वाला लकड़ी, बड़ा वाला लकड़ी, जब पेड़ में था तब भी उसको लकड़ी ही बोलते हैं। तो लकड़ी को छोटा छोटा हिस्सा में काट के बदलाव करते हैं तो उसका गुण में बदलाव नहीं आ रहा है। दूसरी ओर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसके गुण में ही बदल जाता है। यदि पहले वो लकड़ी था तो अब वो लकड़ी रहेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप लकड़ी को क्या करो, जला दो, जलाने के बाद क्या बचता है, राख बचता है। तो इधर आपका एक साइड लकड़ी हो गया, दूसरा साइड राख हो गया। तो लकड़ी की जो गुण है वो गुण आपको राख में नहीं मिलेगा, लेकिन बदल तो गया ना। तो ऐसे बदलाव जिसमें पदार्थ अपना गुण को पूरी तरह से खो देता है और नए गुण वाला पदार्थ को बनाता है, उसको अपन लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये डिफिनेशन आपका बिल्कुल वैसा ही है, रासायनिक। अच्छा, यहाँ पे समीकरण हो गया, यहाँ पे अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसा बदलाव जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे काट के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। रासायनिक क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस साइड आप पीडीएफ आपको दिख रहा होगा तो वहां से आप देखिए। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, खाना में अपन लोग चावल दाल तरोताजा मस्त सब्जी खाते हैं। इसके बाद हमारे पेट में क्या होता है भाई, कुछ तो होता है जिसके बाद अपन लोगों का वो खाना क्या हो जाता है, अपना खाना वाला गुणधर्म को खो के अवशिष्ट पदार्थ में बदल जाता है। इसका मतलब हमारे पेट में जो कुछ भी हुआ उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। लोहे पर जंग लगना, बाजार से आप लोहा खरीद के लाते हैं, वो मस्त काला कलर का रहता है, लेकिन थोड़े दिन बाद उसको जब पानी में रखोगे 1 से 2 साल के बीच में, तो आपको दिखेगा कि लोहा के ऊपर ना एक भूरा कलर का परत जमा हो गया है। तो लोहा वाला गुण अब वो धीरे धीरे खो चुका। पहले नयका में जितना लोहा ठोस था, अब परत जम जाने की वजह से उतना ठोस नहीं रहेगा, अपना गुणधर्म बदल दिया ना। तो ये क्या हो गया आपका, जंग लगना इसको बोलते हैं। तो लोहे पर जंग लगना आपका क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरी ओर बहुत फेमस एग्जांपल है मैग्नीशियम का फीता। एक मैग्नीशियम होता है, जैसे स्कूलों में गर्ल्स लोग यहाँ रिबन लगाती है ना, वैसे ही मैग्नीशियम का एक फीता होता है, बस उसी के जैसा ही होता है, लेकिन वो थोड़ा कम पतला वाला होता है। तो उस मैग्नीशियम फीता को जब आप जलाओगे, ये बिल्कुल लकड़ी वाला एग्जाम्पल जैसा है। पहले तो क्या था, वो मैग्नीशियम का फीता है। ठीक है, अब जब उसे जलाओगे तो राख बन जाएगा। तो क्या हो गया, पहले फीता था फिर राख बन गया, तो वो गुण धर्म क्या हो गया, बदल गया। इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बोलेंगे। और मैग्नीशियम का फीता, इस उदाहरण को तो आपको याद ही रखना है। देखिए, जब आप चीजों को इसमें याद कीजिएगा तो मैं आपको याद दिलाता चलूं कि कैसे याद करना है। रासायनिक अभिक्रिया का आपने ये परिभाषा याद किया उधर पीडीएफ से देख के, उसके साथ में एक दो आपको एग्जाम्पल भी याद करना। यदि एक नंबर में आ गया कि आप रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो आप रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखिएगा और उदाहरण में उसका छोटा सा एग्जाम्पल चिपका दीजिएगा, मैग्नीशियम का फीता का जलना। ठीक है, अगर आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं भाई, 2 भाग होते हैं। तो अब तो आपसे अभी तक समझ ही गए होंगे, एक वो भाग होता है जो आपका हिस्सा लेता है अभिक्रिया में, एक वो भाग होता है जो आपका अभिक्रिया के बाद बनता है। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, तो लकड़ी एक हिस्सा हो गया, जलाए तो अभिक्रिया हो गया, और राख जो बच गया वो दूसरा हिस्सा हो गया। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अपन लोग अभिकारक बोलते हैं, और जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे अपन लोग उत्पाद बोलते हैं। बहुत सीधा सीधा सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है। अभिकारक किसे बोलेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, बकायदा इधर डिफिनेशन लिखा हुआ है। और जो अभिक्रिया के बाद बनता है पदार्थ, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। सीधा सा लॉजिक है, ये डिफिनेशन याद हो गया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ये बदलाव अक्सर देखने को मिलता है। होते तो रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे बदलाव हैं। ठीक है, परमाणुओं में भी थोड़ा बहुत बॉन्डिंग, ये क्या बोलते हैं, आणविक
फॉर्मूला, ये सब बदला होता है, लेकिन वो सब आप 12th में सीखोगे। तो मोटे मोटे तौर पे जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या फिर अपना सेंसर जो महसूस कर सकता है, वो उसको उस बदलाव को अपन लोग याद करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले तो रंग बदल जाएगा भाई। लोहा बाजार से खरीद के लाए थे तो काला कलर का था, जैसे ही आप उस पर जंग लग गया तो भूरा कलर हो गया। तो पहले क्या होता है, अभिक्रिया में रंग बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए लकड़ी कैसा था, लकड़ी आपका देखिए ना हल्का हल्का येलोइश कलर का होता है। लकड़ी पहले सूखा येलो कलर, येलोइश कलर, लाइट येलो कलर का था। जैसे ही आपने उसको जला दिया तो राख बन गया, राख तो कड़वा कलर का होता है। तो रंग बदलता है अभिक्रिया में, ठीक है। और साथ में तापमान भी बदलता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखना है। रंग में बदलाव हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। दिखाता हूँ अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे देखिए आप चूना देखे ना, घर में जो निपाई पुताई करते हैं वो वाला चूना लेके आइएगा, एकदम लोहा जैसे पक्खल नियर रहता है। जैसे ओकरा में पानी डाल दीजिएगा ना, वो अपना अवस्था खो देगा। पक्खल नियर है इसका मतलब ठोस अवस्था हो गया, और जब पानी में डाल दीजिएगा तो तरल बन जाएगा, तो तरल अवस्था हो गया, मतलब अवस्था में बदलाव होता है। अभिक्रिया में 3 चीजें बदलाव अभी तक आपने समझ लिया, रंग में, तापमान में, अवस्था में, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, गैस निकलता है। गैस भी कभी कभी निकलता है। जैसे आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझा सकता हूं मैं। पेपर जलाएं, पेपर को जलाइए, या फिर अंडा का जो ट्रे रहता है ना जिसमें एग रहते हैं, उस ट्रे को लाइए, उसको जलाइए। जलाइएगा तो राख बन जाएगा, तो कड़वा कलर में बदल जाएगा, कलर तो बदल गया। उसके बाद धुआं निकलेगा ना, उस धुआं में से महक आता है, ठीक है। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, गैस निकलना। धुआं जो निकलता है ना हल्का हल्का, देखे होंगे आप, वो गैस निकलता है, ठीक है। वही वही है, वो गैस निकलता है। दुनिया में बहुत सारे अभिक्रिया होते हैं, उन सारे अभिक्रिया में गैस निकलता है। दूसरा देखिए, सुगंध या दुर्गंध आता है, महकबो करता है ना, उसी को बोलते हैं एक हाथ, जैसे अगरबत्ती का दुर्गंध। अगर अगरबत्ती का जो धुआं होता है, गैस निकलता है, वो अपने लिए सुगंध हो गया, ठीक है। अब यही कोनो एकदम प्लास्टिक जला दीजिए गंदा वाला, ठीक है, ओकरो से धुआं निकलेगा, गैस निकलेगा, लेकिन वो महकेगा कैसे, वो सुगंध उसको थोड़ा ना बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, दुर्गंध ना बोलेंगे। यही हो गया सुगंध। अगरबत्ती जलाइएगा तो सुगंध आता है, ठीक है, और प्लास्टिक जलाइएगा तो दुर्गंध आता है। तो आई होप ये आप समझ गए रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। क्वेश्चन वाला आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, तो आप एकदम 3 को इसमें से बढ़िया बढ़िया से याद कर लीजिएगा। रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, गैस निकलता है, और अभिक्रिया के दौरान सुगंध या तो दुर्गंध आता है, ठीक है। बहुत आसान है। तो ये था पूरा अपन लोगों का रासायनिक अभिक्रिया का पूरा परिचय, ठीक है, समझ में आ गया अभिक्रिया। अब आगे चलते, ये समीकरण क्या चीज होता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को ना अपन लोग किताब में ये लिखना चालू करेंगे तो पूरा पेज में भर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको छोटा करेंगे। जैसे मान लिए मेरा नाम है प्रमोद कुमार, यदि यहाँ पे हम प्रमोद कुमार लिखेंगे, पूरा प्रमोद कुमार ये लिखूंगा ना, पूरा लिखूंगा, लेकिन सोचिए ये तो मेरा छोटा सा नाम था, फिर भी इतना बड़ा जगह लिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में ना बहुत बड़ा बड़ा अभिकारक भाग लेता है। अब सभी अभिकारक को लिखने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो किताब में फूल हो जाएगा, मोटका बन जाएगा। तो अपन लोग क्या करेंगे भाई, छोटा किताब बनाएंगे ना। छोटे किताब बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसका जो पदार्थ का संकेत है उसको यूज करेंगे। तो जैसे देखिए मेरा नाम है प्रमोद कुमार, इतना बड़ा जगह ले लिया, तो मेरा शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है, मेरा सिग्नेचर। मेरा सिग्नेचर देखिए कितना छोटा है, देखिए खट से मार दिए ना, एकदम इतने सब प्लेस में आ गया। तो अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक भाग लेता है और उत्पाद जो बनता है वो ज्यादा पेज ना ले, और भी इसका बहुत सारे फायदे हैं, तो उन सारे फायदों को धीरे धीरे सीखेंगे। तो अभी सबसे पहला फायदा यह है कि ज्यादा पेज ना ले, इसीलिए हम लोग अभिकारक में भाग लेने वाले तत्वों को उसके संकेत के रूप में लिखते हैं, तो उसे अपन लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला, संकेत के रूप में लिखेंगे, जो भी तत्व भाग लिया होगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, समीकरण। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये तत्व कहाँ से आ गया अभिक्रिया में भाई, ये होता है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए आगे, तो यहाँ पे क्या है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को, अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के रूप, तत्वों का रूप या तो संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तत्वों के संकेत में लिखना क्या कहलाएगा भाई, आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पानी कैसे बनता है, अब तो बचपन से जानते आए हैं। पानी कैसे बनता है भाई, पानी बनता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से। इसीलिए तो आपने 9th में भी याद किया होगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। दूसरा आपने ये भी सुना होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बता दिया।
अच्छा, यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये वाला एग्जाम्पल अपन लोग लेंगे, ये जो है ना CO2, ये बाद में लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? H2O, और H2, ये G नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? L हो जाएगा, लिक्विड। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि L क्यों लिखा, अभी तुरंत समझा दूंगा आपको, देखते जाइए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया? पानी बन गया। यहाँ पे पानी लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या हो गया? पानी मिल गया, ठीक है, पानी बन गया। तो ये आपने क्या किया? हाइड्रोजन को एकदम हिंदी शब्द में लिख दिया, ऑक्सीजन को भी हिंदी शब्दों में लिख दिया, अब पानी को हिंदी शब्दों में लिख दिया। तो जब ऐसे आप लिखते हैं ना, जिसको बोलते हैं शब्द समीकरण, ठीक है, ये उतना हमारा काम का नहीं है। हमारा काम का कौन सा है? नीचल का वाला सूत्र समीकरण। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। लेकिन एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जितने भी गैसेस है ना, वो अकेला नहीं रहता। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत कितना होता है? वो होता है ना, लेकिन ये अकेला नहीं रहता, ये हमेशा अणु के फॉर्म में रहता है। अणु क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा परमाणु मिलकर इकट्ठे रहते हैं तो उसको अपन लोग अणु बोलते हैं, ठीक है। तो ये अणु के फॉर्म में रहेगा। तो कई परमाणु मिलकर अणु बनाएगा? कम से कम 2 गो तो रहना ही चाहिए। इसीलिए एकदम पड़ोसवा वाला ऑक्सीजन को पकड़ के 2 गो, जितने भी ऑक्सीजन क्या, जितने भी गैस हैं, वो कम से कम 2 गो परमाणु के साथ रहता है। इसीलिए जब भी अपन लोग उसे समीकरण में लिखेंगे, उसके संकेत में, तो ऑक्सीजन के बजाय अपन लोग क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे, सॉरी O2 लिखेंगे। ये तो बात समझ में आ गया ना? अब सर इसका मतलब तो हाइड्रोजन भी है मेरा गैस, तो हाइड्रोजन भी अकेले नहीं रहता होगा? हाँ, हाइड्रोजन भी अकेले नहीं रहता। जितना गैस में बता दिया ना, जितना भी, थोड़ा जो एक्सेप्शन आता है वो आप 11th में सीख जाओगे, लेकिन हमारा जितना भी 10th में काम है ना, उतना गैस सबको अपन लोग H2 लिख सकते हैं। अच्छा, फिर तो क्लोरीन भी होगा? बोले हाँ, क्लोरीन भी अपन लोग Cl2 लिखेंगे। ओ, जब जब इस संकेत के ही गैस वाले संकेत को समीकरण में लिखूंगा तो मैं 2 के फॉर्म में लिखूंगा। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो जी। जैसे नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन को अपन लोग लिखेंगे N2 या N3 लिखते हैं नाइट्रोजन को। अब ये 3 क्यों लिखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो वही चीज है यहाँ पे। अब H2 लिखते हैं, ये बात समझा दिया मैंने आपको। ये G क्या है भाई? G, अभी देखिए इधर हम लिख के रखे हैं, रासायनिक समीकरण के गुण। रासायनिक समीकरण लिखने से हमें फायदा क्या होता है? 2-3 फायदे होते हैं। पहला कि रासायनिक समीकरण लिखने से हम लोग का पेज बचता है। रासायनिक समीकरण लिखने से पदार्थ जो भाग लिया है, जो तत्व अभिक्रिया में भाग लिया है, उसकी अवस्था भी पता चलता है। उसके बगल में अवस्था एकदम ब्रैकेट में चिपका देते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, भाई तू क्या है? ये बोलेगा हम गैस है, तो मेरे बगल में G लिखना, G फॉर गैस। ये देखो अवस्था बता दिया ना। अब ये ऑक्सीजन पूछेंगे, अपन लोग जानते हैं तू क्या है? ये बोलेगा गैस है, तो लिखना बाजू में ये गैस। अब ये है तीर, ये तीर बहुत काम का है ना? तीर के पीछे वाला अभिकारक होता है, तीर के बाद वाला आपका उत्पाद होता है, ठीक है। अब ये H2 क्या है भाई? H2 तो पानी है, पानी है, ये तरल पदार्थ हो गया। तरल पदार्थ हो गया तो लिक्विड बोल सकते हैं, या तो एक्वा बोलेंगे। पानी को अपन लोग एक्वास भी बोलते हैं ना, इसीलिए एक्वा भी बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा AQ। तो सर लिक्विड कब लिखेंगे? लिक्विड जब अपन लोग शरबत वगैरह बनाएंगे ना, पानी के साथ और भी कुछ मिला देंगे, तो उस समय L यूज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल बताओ ना सर, चूना का पत्थर, जब उसमें पानी मिला देते हैं तो पूरा गीला हो जाता है ना, उस समय उसको लिक्विड लिख देंगे, ठीक है, चलेगा? चलो जी। और पानी के लिए हम लोग स्पेशल यूज करते हैं AQ, एक्वास। इतना बात समझा दिया मैं आपको। अब आगे चलते, ये रासायनिक सूत्र है। अच्छा, फायदा एक तो बता दिया, पेज बचता है। दूसरा फायदा क्या बता दिया आपको इसमें, कि अवस्था का पता चलता है, जो तत्व भाग ले रहे हैं और जो उत्पाद बन रहे हैं, उस पदार्थों का अवस्था का पता चलता है, हम लोग लिख सकते हैं। या दूसरा देखिए, आवश्यक परिस्थिति, जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक। ये तापमान तो समझते हो ना भाई, हम टेम्परेचर का ऊपर नीचे बढ़ना, उसको तापमान बोलते हैं। ये दाब का मतलब भी समझते हैं। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है भाई? उत्प्रेरक होता है रासायनिक अभिक्रिया को एकदम क्या बोलते हैं, तेजी प्रोवाइड करना, स्पीड प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। जैसे 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 कुछ बताओ ना सर, मैं बताता हूँ। देखो देखिए, यहाँ पे क्या है, आप मान के चलो कि ये आपका, यहाँ पे आपने कुछ यूं चावल रख दिया, सपोज चावल रख दिया, आप इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पे अपना सूरज भैया बैठे हुए हैं, भगवान जी, यहाँ से सूरज ऐसे किरण आएगा, क्या पानी गर्म होगा? ऑफकोर्स थोड़ा गर्म तो हो जाएगा। धूप के दिन में पानी छत पे रखते हो चिड़िया के लिए, तो पानी गर्म हो जाता है ना, उतना गर्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये उतना पानी गर्म होने से चावल मेरा बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को? चावल बनने पहले क्या था, अभी इस बात को ध्यान से समझिए। पहले क्या था? चावल था।
अब इसको आप अभिक्रिया करा रहे हैं और क्या बदल रहे हैं उसको, चावल का अपन लोग अपने गांव में भात बोलते हैं, तो इसको क्या चीज में बदल रहे हैं, भात में बदल रहे हैं। तो पहले चावल था, भात बनेगा तो अभिक्रिया हो रहा है। अब वो लेकिन ये अभिक्रिया ना हो भी नहीं कर रहा, एकदम धीरे धीरे चल रहा है, सूरज की किरण से ही चावल भात बन भी नहीं कर रहा। तो हमको जरूरत है कि और तापमान बढ़ाएं इसका। तो तापमान बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे भाई, यहाँ चूल्हा अपना गैस सिलेंडर कुछ भी है यहाँ पे अपन लोग लगाएंगे इस तरह से, ठीक है, माचिस लकड़ी इस तरह लगा के, ठीक है। ये तो ये जो आपने बाहर से डाला ना, ये इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये अभिक्रिया में गति प्रोवाइड कर रहा है, एकदम जल्दी जल्दी अभिक्रिया हो जाए और मेरा खाना बन जाए, तो वही होता है उत्प्रेरक। एकदम 11th में बहुत अच्छे से सीखोगे। उत्प्रेरक समझा दिया ना। अच्छा, ये उत्प्रेरक को लिखूं कहाँ, तो जैसे देखिए उस उत्प्रेरक को यहाँ तीर के ऊपर लिखा जाता है। कहाँ पे, ये तीर के ऊपर। यदि हम यहाँ पे क्या दिए, आग को अपन लोग उष्मा बोलेंगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगा उष्मा। क्या लिख दूंगा, उष्मा। इसमें उष्मा की जरूरत नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे। तो आने वाले दिनों पे ना यहाँ पे उष्मा लिखेंगे तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि उत्प्रेरक होता है। तो 3 फायदा बता दिया आपको रासायनिक समीकरण को लिखने से हमारा क्या क्या होता है। एक तो पेज बनता है, पेज बचता है, इसको एग्जाम्पल में लिखिएगा नहीं, तो 2 को बस ये लिखिएगा कि इसमें तत्वों तथा पदार्थ अवस्था को दिखाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, आवश्यक परिस्थिति जैसे तापमान, दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या तो तीर के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अभी अपन लोग फटाफट क्या करते हैं, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए। अभी तक आपने क्या सीखा, रासायनिक अभिक्रिया आपने सीख लिया, रासायनिक समीकरण क्या होता है उसका परिभाषा, दोनों का उदाहरण के साथ आपको याद करना है। मैंने आपको याद भी करा दिया, बहुत सारे ढेरों सारा एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अभी अगला टॉपिक चलते हैं, संतुलित समीकरण। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि संतुलित समीकरण क्या होता है, तो आप उसका जवाब दीजिएगा। इधर क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आपसे पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण का संतुलित करने से आप क्या समझते हैं, तो उसका जवाब भी ये वाला होगा। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के तत्वों का, जो भी तत्व में परमाणु होगा, परमाणुओं की संख्याओं को बराबर करना संतुलित समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल जैसे लगाते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन का 2 और ये ऑक्सीजन का 2 क्यों लिखते हैं समझा दिए। तो यहाँ पे G और ये दोनों गैस है इसीलिए G गैस लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, H2 हो गया। इधर देखिए हाइड्रोजन का एगो है, 2 गो है, तो राइट साइड भी देखिए हाइड्रोजन क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या। तो अभिकारक में इधर ये रहा हाइड्रोजन अभिकारक वाला साइड में, और ये उत्पाद वाला साइड में हाइड्रोजन 2 गो, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 उधर भी 2। हाइड्रोजन के लिए तो मस्त दोनों परमाणु क्या संख्या बराबर है। अब ऑक्सीजन में लेफ्ट साइड देखिए ये क्या है, 2 गो है, राइट साइड 1 गो है, तो मतलब ये ऑक्सीजन ना गड़बड़ क्रिएट कर रहा है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी तुरंत सिखाऊंगा मैं आपको, बहरहाल अभी डिफिनेशन आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अभिकारक और उत्पाद के तत्वों का परमाणुओं की संख्या को बराबर करना संतुलित समीकरण कहलाता है। तो आपके मन में आएगा आखिर हम संतुलित समीकरण को करते ही क्यों हैं, तो उसका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हम रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं। तो उसका उदाहरण आंसर है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। देखिए केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आप करोड़ों नियम पढ़िएगा, बहुत सारा नियम पढ़िएगा, तो उन सभी नियम में एक बेसिक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण क्या कहता है कि आप किसी वस्तु के द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको एक रूप से 2 रूप में बदल सकते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 1 kg का वजन है कोई लोहा, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों करके आधा किलो 10 ग्राम करके बांट सकते हैं, लेकिन 10 ग्राम में भी कुछ ना कुछ वजन होगा, वो वजन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। और आप 9th में भी पढ़ के आए हैं कि भाई एक परमाणु का द्रव्यमान भी होता है जैसे आपने याद भी किया होगा हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 आपने याद किया है। इस तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है आपने 12 याद किया है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का कितना होता है तो आपने 12 याद किया होगा। इस तरह से याद करा है ना आपने, 9th में याद किए होंगे। नहीं याद किए होंगे तो डरना नहीं है, उसका यूज अभी नहीं होने वाला इसमें, बस आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो परमाणु है इसका भी द्रव्यमान होता है, तो भाई जितना द्रव्यमान इधर से डालूंगा उतना ही द्रव्यमान राइट साइड आना चाहिए, ये इसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे अपन लोग इसका परिभाषा देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार
रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। मतलब समीकरण यहाँ पे अभिक्रिया इसलिए जोड़ दिए हैं क्योंकि आप लोग अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, इसीलिए। तो अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है वो अभिकारक का तत्व, ना तो इसका द्रव्यमान नष्ट होगा ना ही उसको अपन लोग बना सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए इस नियम को बनाए रखने के लिए कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो उसको अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। कैसे संतुलित करेंगे अभी सिखाऊंगा आपको। इसलिए अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, इसलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। संतुलित करने से क्या द्रव्यमान बराबर हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अभी देखिए इधर दिखाते हैं आपको। हाइड्रोजन का एक गो परमाणु का कितना वजन रहता है? 1 ग्राम। तो 2 गो परमाणु है तो एक गो हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 गो परमाणु का 2 से गुना कर देंगे तो 2 ग्राम हो गया ना। इधर ऑक्सीजन का एक गो परमाणु का द्रव्यमान भार होता है 16 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, और ये 2 गो ऑक्सीजन है तो 2 से गुना कर देंगे ना, तो कितना हो गया ये ग्राम प्लस में, ये कितना हो गया 16 दूना 32 ग्राम। ये 32 ग्राम हो गया ना। 32 और 2 कितना हो गया भाई, 34 ग्राम। लेफ्ट साइड में कितना ग्राम है, अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान 34 ग्राम है। इधर राइट साइड देखिए, हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 गुना 1 ग्राम, और ये यहाँ पे बीच में प्लस करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन एक ही गो है इस बार तो 16। तो इस बार कितना हो गया, ये 2 ग्राम प्लस में 16 तो हो गया ये आपका 18 ग्राम। तो ये गड़बड़ कर दिया ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का आपने उल्लंघन कर दिया। कैसे? क्योंकि आप दे रहे हो 34 ग्राम और आप निकाल रहे हो कितना 18 ग्राम, ये तो गड़बड़ हो गया। इसको अपन लोगों को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करके, ठीक है। अब संतुलित कैसे करते हैं वो अपन लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हुए सीखेंगे। आइए तो फटाफट उसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी देखेंगे अपन लोग कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा कि समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। यदि समीकरण में आपका ऑक्सीजन है तो सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन संतुलित हो जाने के बाद किसको करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे। यदि समीकरण में हाइड्रोजन नहीं है तब क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन के बदले में दूसरा कोई यदि गैस होगा, अदर गैस, हाइड्रोजन नहीं है तब क्या करेंगे, या अदर कोई गैस है जैसे क्लोरीन, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सब हो गया, तो उसको संतुलित करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तब उसके बाद यदि दूसरा कोई फिर भी गैस आ जाता है जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, तब उसके बाद क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सबको करेंगे। तो पहला प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑक्सीजन को, देन हाइड्रोजन को। आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, जो बाकी बच जाता है, बचता कौन है, जनरली मेटल बचता है। मेटल बोले तो धातु बचता है। जैसे ये Fe किसका होता है, धातु का सिंबल है। ये क्वेश्चन वाला देगा आपको, घबराना नहीं है। तो चलिए संतुलित करना चालू करते हैं। स्टेप समझ में आ गया ना, ये स्टेप आपका पीडीएफ में लिखा हुआ है, इधर आपको दिख भी रहा होगा। आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं ऑक्सीजन को, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन इधर कै गो है भाई, एक गो है, एक गो ओ दिख रहा है, एक गो है। इधर O4 ऐसे लिखा हुआ रहेगा, समझिए ऑक्सीजन 4 गो हो गया। ये यहाँ O8, इसका मतलब ऑक्सीजन 8 गो हो गया। N4, N नाइट्रोजन होता है, N4 का मतलब नाइट्रोजन 4 गो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का गो है 4 गो है, और लेफ्ट साइड का गो है भाई 2 गो है। तो लेफ्ट साइड भी 4 गो होना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो 4 गो कैसे करेंगे, तो जब भी संतुलित करते हैं तो गुना करके करते हैं। क्या करते हैं, कोई नंबर से गुना करते हैं। तो सोच के देखिए, इस ऑक्सीजन को यदि 4 से 4 बनाना है तो कितने से गुना करूंगा, मैं 4 से गुना करूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे N4 का मतलब हो गया नाइट्रोजन 4 गो है, उसी तरह यदि कल को O3 लिखा हुआ है और उसके आगे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए ये O तो 3 गो है ही, लेकिन ये तीनों ऑक्सीजन इस 4 का बगल में लिखने की वजह से ये 4 से गुना होगा। ये नियम होता है, छोटू सा नियम है, आपको याद रखना है। तो ऑक्सीजन तो खुद में 3 गो था और अब आ गया 4, तो 3 गुना 4 टोटल कितना हो गया, 12 गो हो गया। ओके, ये बात समझ में आया। तो ऑक्सीजन कितना था, इधर 4 गो था, और अपन लोग संतुलित जब करते हैं तो गुना करके करते हैं कोई नंबर से। वो जरूरत वाला नंबर आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में जरूरत का नंबर 4 था, तो इस ऑक्सीजन को 4 से गुना करते तो 4 गुना 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है आपको, तो ये रहा।
तो इधर भी 4 गो ऑक्सीजन हो गया, उधर भी 4 गो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया। अब देखेंगे कहीं हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन इधर 2 गो है और इधर हाइड्रोजन तो देखो कै गो हो गया यहाँ पे, ये अभी तुरंत बताया ना, इधर समझाया 3 गुना 4 12 होता है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 गुना 4 8 गो हो गया, 8 गो हाइड्रोजन हो गया ना। तो भाई इधर 2 हाइड्रोजन है, इसको क्या दे दूं कि ये 8 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसको मैं दे दूंगा 4। समझ में आ रहा है? अब कौन बच गया? ऑक्सीजन हो गया मेरा, हाइड्रोजन भी हो गया मेरा। अब जो बाकी बच जाता है, बचता कौन है? ये एफ ही बच गया, धातु जनरली बचता है। तो एफ ही इधर का गो 3 गो है, ठीक है, तो इधर 1 गो है, तो 3 गो करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना कर दिए। अब ये आपका क्या हो गया? सम्मिलित हो गया। समझ आ गया ना? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर देखिए पहले ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऑक्सीजन तो बराबर है, ऑक्सीजन को संतुलित करने की जरूरत नहीं है। कार्बन यहाँ 1 गो है, यहाँ भी कार्बन 1 गो है, तो मतलब ये तो संतुलित है ही, ये ऑलरेडी संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है हमें। इधर आइए, ऑक्सीजन सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या गो है? 2 गो है। इधर देखिए ऑक्सीजन 1 गो है, तो इसको 2 गो देना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो 2 गो करने के लिए कैसे करेंगे? गुना करके संतुलित करते हैं। तो कौन नंबर से गुना करेंगे? ये 2 आ जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे, तो 2 गुना ऑक्सीजन का 1 या छुपा हुआ है, 1 गो ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन 2 गुना तो 4 गो हो गया, तो भाई इसको भी 4 करना पड़ेगा। तो कितना से गुना करेंगे? इसको 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। लो जी, ये भी आपका संतुलित हो गया। समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का एगो है, 1 गो है ना, इधर ऑक्सीजन 1 गो है। यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन का एगो हो गया, ऑक्सीजन के बाद किसको डालते हैं? हाइड्रोजन को सॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ तो 2 गो है, इधर देखिए कै गो है? 2 और 3 और 1 4। हाँ, इसको भी समझ जाइए। यदि कहीं पे H3 ऐसे लिखा हुआ है और N बीच में लिखा हुआ है और H4 इधर लिखा हुआ है, तो इसको मैं कैसे जोड़ूंगा? तो इसको अपन लोग गुना नहीं करेंगे, 4 तिया 12 हाइड्रोजन नहीं करेंगे, ठीक है। 4 तिया 12 तब करेंगे जब ये 4 ना इधर गुना में हो, जैसे मैथ में गुणांक के रूप में रहता है ना, वैसे ही गुना में। तो ऐसे वाले केस में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 3 जोड़ 4 7। अच्छा, समझ में आ गया ना? ये तो ये ऐसा वाला फोटो बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये 3 है और यहाँ 1 है, तो 4 गो हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे जो 4 हो जाएगा? 2 लगाएंगे, तभी तो 2 गुना 2 4 होगा। इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो 1 गो था, इधर भी 1 गो। अब कौन बच जाता है? कार्बन बच जाता है, तो कार्बन भी यहाँ आपका 1 गो है, तो ये आप क्या हो गया? संतुलित हो गया। समझ में आ गया ना? अब और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एकदम आपका एकदम आदत बन जाएगा, ठीक है। आइए अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे ना आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें ना तो इस वाले क्वेश्चन को, हल्का क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, 2 नंबर। इसमें ना ही ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई दूसरा गैस रहता है तो उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा गैस कौन है इसमें? जैसे क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, ये सब आ सकता है। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ तो है, क्लोरीन यहाँ तो है, क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन इधर 1 गो है, इसको 2 बनाओ ना। जैसे ही 2 गो क्लोरीन किए तो ये जो आपका Ag है वो भी 2 गो हो गया, तो भाई तुम भी 2 ले लो। अब बराबर हो गया 2 गो Ag, 2 गो इधर भी Ag, 2 गो क्लोरीन, इधर भी 2 गो क्लोरीन, ये मस्त आपका संतुलित हो गया, है ना। अभी आगे चलते इधर, सबसे पहले ऑक्सीजन को देखेंगे। अभी देखिए ये कमाल का चीज है यहाँ पे। अभी तक आपने गुना वाला फॉर्मेट क्या देखा? जैसे ये O3 है, गुना में 4 है, तो 4 तिया 12 हो गया, उसका बगल में 4 है तो गुना हो जाता है। अब एक फॉर्मेट ये देख लीजिए, जब ऐसा कुछ भी रहे NO3 4 सपोज कीजिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? ये 4 जैसे पीछे रह के गुना होता था, वैसे 4 यदि ब्रैकेट के नीचे रहेगा तब भी वो काम गुना का ही करेगा। तो 4 गुना N, तो 4 गो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 गुना 4, तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? 12 हो गया। तो अभी आपको ये समझ में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे गिरिए तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन का हो गया 6 गो हो गया, और राइट साइड ऑक्सीजन का है, तो यहाँ 2 गो और 2 गो, 4 गो और 1 गो, 5 गो ऑक्सीजन हो गया। अब देखिएगा आपका झकास कंसेप्ट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 6
सम संख्या है और 5 जो परमाणु है वो क्या है, विषम संख्या। तो दोनों को सम रखिए तो आपका संतुलित हो जाएगा। सम बनाने के लिए इन दोनों को फाइट कीजिए तो आपका संतुलित हो जाएगा, या तो विषम बना के संतुलित कीजिए तो आपका संतुलित हो जाएगा। तो विषम बनाना ज्यादा टेंशन है, विषम बना जब संतुलित कीजिएगा तो 1/3 1/4 ऐसे आने लगेगा। तो ज्यादातर क्या किसको मौका देते हैं भाई, आपको ये दे देते हैं इसको सम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये अगला नंबर यदि 6 है, इधर छेड़खानी कैसे कर सकते हैं हम लोग, कोई भी नंबर को गुना करके छेड़खानी कर सकते हैं। यदि इसको 1 से गुना करते हैं तो सम संख्या आ गया। इसको यदि और यहाँ 1 गुना करने का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 1 दे सकते हैं या 1/2 दे सकते हैं। तो 1/2 अपन लोग 1/3 खेलेंगे ऐसे तो अपन लोग का भी सम बना जाएगा। तो अपन लोग को सम में सोचना है। तो इसको 1 से भी नहीं गुना कर सकते हैं, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये ऑक्सीजन का है, देखिए ध्यान से 3 दूना 6 और यदि 2 से गुना करते हैं तो 12 ऑक्सीजन हो जाता है। तो चलो हम लोग सम बनाने के लिए फाइट करते हैं। अब इसको सम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 दूना ये कितना हो गया, 10। लेकिन ऑक्सीजन का है भाई, ऑक्सीजन है आपका इधर 12 गो है। आपने इधर 2 से गुना कीजिएगा तो 12 आ जाएगा ना। तो ऑक्सीजन तो यहाँ 10 हो रहा है, इसको 12 मुझे करना पड़ेगा। 12 कैसे करेंगे वो अपन लोग देखेंगे अभी। लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं कि 2 से क्यों गुना किए, ये आपने समझ लिया, ये मैं समझा भी दिया आपको। यदि इसको मैं 4 से गुना कर देता हूं, 4 सर यहाँ क्यों नहीं गुना कर रहे, यहाँ 4 दूना 8, यहाँ भी 8 गो ऑक्सीजन मिलेगा। 4 को यहाँ गुना कीजिएगा तब भी 8 गो ऑक्सीजन मिलेगा। तो हेजे 4 से क्यों गुना किए, क्योंकि इसके बगल में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन यहाँ लेफ्ट साइड से देखिए 2 गुना 2 2 नाइट्रोजन और यही 2 इस 2 से भी गुना हो जाएगा तो 4 गो नाइट्रोजन। तो एक के तीर से 2 शिकार हो गया, इसीलिए यहाँ पे अपन ने 4 से गुना कर दिया, ठीक है। तो हो गया 4NO2। नाइट्रोजन का भी खेल समाप्त हो गया। अब ऑक्सीजन को, अभी ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ, याद है ना। ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ 4 को गुना करूं कि यहाँ गुना करूं। यहाँ गुना करने से मुझे नाइट्रोजन भी संतुलित हो रहा है तो फायदा मुझे मिल गया, इसीलिए मैं 4 को यहाँ गुना कर दिया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, 4 दूना 8, 8 दू 10 और यहाँ पे 1 11। तो यदि यहाँ मैं और एक ऑक्सीजन दे दूं तो 12 को हो जाएगा। कितना दे दूं, और एक ऑक्सीजन दे दूं तो एक ऑक्सीजन देने का मतलब है इसको डबल करना, तो 2 से गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 गो ऑक्सीजन यहाँ, 4 दूना 8 गो ऑक्सीजन यहाँ और 2 गो यहाँ। तो 8 दू 10 दू 12, अब हो गया 12 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का तो हम लोग बीचे में खेला खत्म कर चुके थे। पीबी का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 गो पीबी है। तो 2 को इधर गुना करने की वजह से पीबी भी आ गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये नहीं आएगा आपका। उससे जो छोटा छोटा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना उससे आ जाएगा। लेकिन ऐसे अपन लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।